इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे होते हैं जो किसी देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक दौर की बात करने वाले हैं। ये कहानी है उस वक्त की जब एक अकेले इंसान ने करोड़ों भारतीयों को जगा दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को, पता है किससे, सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर चुनौती दे डाली। तो चलिए गांधी युग के इस सफर पर निकलते हैं। तो ये गांधी युग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ 1915 से 1948 तक का एक टाइम पीरियड नहीं है। नहीं, ये एक सोच का दौर है। एक ऐसा दौर जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को कुछ बड़े वकीलों और पढ़े लिखे लोगों के कमरों से बाहर निकाला और उसे देश के हर गांव, हर खेत, हर कारखाने तक पहुंचा दिया। असल में उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बना दिया, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर भारतीय की अपनी आवाज़ थी। आज की हमारी चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई इस युग की नींव कैसे पड़ी, फिर देखेंगे कि एक नायक का उदय कैसे होता है, उसके बाद उनके 3 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की ताकत को जानेंगे, उन सिद्धांतों को भी समझेंगे जो उनकी असली शक्ति थे, और आखिर में आज़ादी और उस विरासत पर नजर डालेंगे जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। भारत में गांधी ने जो कुछ भी किया, उसे समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो अपने साथ क्या लेकर भारत आए थे। मतलब वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने एक आम मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाल दिया था। गांधी लंदन में वकालत पढ़ने गए थे, लेकिन उनकी असली पढ़ाई, उनकी असली शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में हुई। सोचिए, जब उन्हें रंग भेद की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो वो सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी। उस रात उस ठंडे स्टेशन पर अन्याय के खिलाफ एक ऐसी ज्वाला जली जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। और पता है, इसी ज्वाला से जन्मा उनका सबसे शक्तिशाली हथियार, सत्याग्रह। अब ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो एक क्रांतिकारी विचार था। इसका सीधा मतलब था, अन्याय से लड़ो पर बिना हथियार उठाए। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सत्य और अपनी अंदर की ताकत, अपनी आत्मिक शक्ति से दो। ये हार मानने से इनकार करने का एक बिल्कुल शांतिपूर्ण लेकिन बहुत मजबूत तरीका था। सत्याग्रह का यही विचार लेकर गांधी भारत लौटे। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या दक्षिण अफ्रीका में सफल हुआ यह प्रयोग भारत जैसे विशाल देश, करोड़ों की आबादी और इतने जटिल समाज में भी काम करेगा? यहीं से शुरू होती है एक नायक के उदय की असली कहानी। 1915 में जब गांधी भारत आए तो उन्होंने आते ही कोई भाषण नहीं दिया, कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। नहीं, उन्होंने एक डॉक्टर की तरह पहले देश की नब्ज पकड़ने की कोशिश की। वो साल भर पूरे देश में घूमे, ट्रेन के 3रे दर्जे के डिब्बे में सफर किया, किसानों और मजदूरों के बीच रहे, ताकि वो कागजों पर लिखे भारत को नहीं, बल्कि असली जीते जागते भारत को समझ सके। और इस गहरी समझ के बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह को पहली बार भारत की जमीन पर आजमाया, और नतीजा, एक के बाद एक 3 जबरदस्त सफलताएं। 1917 में चंपारण के किसानों को नील की जबरदस्ती खेती से आजादी दिलाई। 1918 में खेड़ा के किसानों का लगान माफ करवाया, और फिर उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूरों को उनका हक दिलाया। ये सिर्फ 3 अलग अलग जीतें नहीं थी, ये एक पैटर्न था। इसने पूरे देश को दिखाया कि अरे, एक निहत्था इंसान भी अगर सच के रास्ते पर चले तो जीत हासिल कर सकता है। इन्हीं सफलताओं ने मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का जननायक बना दिया, एक ऐसा नेता जिस पर आम जनता आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। तो अब स्थानीय सफलताएं तो मिल चुकी थी, अब वक्त था इस लड़ाई को पूरे देश के लेवल पर ले जाने का। अब लक्ष्य कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, लक्ष्य था ब्रिटिश शासन की नींव को हिला देना। और यहीं से भारत के 3 सबसे बड़े आंदोलनों की शुरुआत होती है। पहला था असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में गुस्सा और दुख भरा हुआ था। गांधी ने इस भावना को एक दिशा दी। उन्होंने कहा, देखो, अगर अंग्रेजी हुकूमत हमारे सहयोग से चल रही है तो हम सहयोग करना ही बंद कर देंगे। बस विदेशी कपड़े जला दिए गए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। ये अंग्रेजों को एक सीधा और साफ संदेश था। इसके बाद लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात सिर्फ सहयोग न करने की नहीं थी, बल्कि अब बात थी विनम्रता से, बिना हिंसा किए अन्याय से भरे कानूनों को तोड़ने की। और इसका प्रतीक बना नमक, एक ऐसी चीज जो हर गरीब भारतीय की जरूरत थी। गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो नमक कानून तोड़ेंगे।
जरा सोचकर देखिए, 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा। अरे ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता इंकलाब था। हर कदम के साथ देश जुड़ता जा रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी। और जब गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाया तो उन्होंने असल में ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। और फिर आया आखिरी और सबसे शक्तिशाली प्रहार, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब बातचीत और समझौते का समय खत्म हो चुका था। ये एक आखिरी अल्टीमेटम था। कोई मांग नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ एक नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी आंदोलन में गांधी ने अपना सबसे निर्णायक मंत्र दिया, करो या मरो। इसका मतलब हिंसा करना बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। लेकिन अब गुलामी में जीना बिल्कुल मंजूर नहीं। ये आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का आह्वान था। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इतने बड़े बड़े आंदोलनों को चलाने की ये ऊर्जा, ये ताकत आ कहां से रही थी? इसका जवाब राजनीति में नहीं, बल्कि गांधी के गहरे जीवन दर्शन में छिपा था। ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो उनके हर फैसले, हर कदम का आधार थे। ये थे उनके 5 स्तंभ। पहला सत्य, यानी हर हाल में सच के साथ खड़े रहना। दूसरा अहिंसा, जो उनकी कमजोरी नहीं सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरा सत्याग्रह, यानी सच पर डटे रहने की जिद। चौथा स्वदेशी, अंग्रेजों की आर्थिक कमर तोड़ने का जरिया। और पांचवा आत्मनिर्भरता, मतलब अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी, जिसका प्रतीक था चरखा और खादी। गांधी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं कर रहे थे, वो साथ ही साथ एक नए भारत की नींव भी रख रहे थे। इसे उन्होंने नाम दिया रचनात्मक कार्यक्रम। उनका मानना था कि असली आजादी तो तब मिलेगी जब समाज से छुआछूत जैसी बुराई मिटेगी, जब महिलाएं सशक्त होंगी और जब हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकेगा। वो आजादी के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी कर रहे थे। दशकों के संघर्ष, अनगिनत त्याग और लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एक युग का अंत हुआ और एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया। 15 अगस्त 1947। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद आजादी का सूरज उग रहा था, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का एक गहरा न भरने वाला जख्म भी था। और इस आजादी के जश्न के कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को नफरत की एक गोली ने शांति के उस सबसे बड़े दूत की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो आखिर क्या विरासत छोड़ गई ये गांधी युग? इसने राजनीति को आम आदमी के घर की चीज बना दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि अरे बिना हिंसा के भी बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांधी ने गरीबों को आवाज दी, भारत के लोकतंत्र की नींव रखी और पूरी दुनिया को शांति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी गूंजता है। और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जब दुनिया में इतनी हिंसा, इतना असत्य और टकराव बढ़ रहा है, तो क्या सत्य और अहिंसा जैसे गांधी के सिद्धांत हमें कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? शायद इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।